आइए सीधे आज के विषय में उतरते हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए इलेक्टोरल रोल रिवीजन और उसके बाद जो बड़े पैमाने पर लोगों का गुस्सा फूटा, उसकी रिपोर्ट्स वाकई चौंकाने वाली हैं। इस पूरे मामले ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। आज के इस डेटा आधारित एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इसी की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वोटर डिलीशन के संकट से, फिर बात करेंगे अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों की, उसके बाद हम डेमोग्राफिक डेटा और इससे जुड़े आरोपों को देखेंगे, फिर ट्रांसपेरेंसी और कुछ हाई प्रोफाइल मामलों पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि आप अपना वोटर स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, वोटर डिलीशन क्राइसिस। देखिए, 2 अप्रैल 2026 को ये मामला अचानक से तब सबके सामने आ गया जब मालदा में आम नागरिकों ने, जिनमें टीचर्स और किसान शामिल थे, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, न्यायिक अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। अगर आप उस दिन की असली तस्वीरें और वीडियोस देखें तो आपको जमीनी हालात की गंभीरता समझ आएगी। और उनका गुस्सा जायज भी था, क्योंकि सोर्स डेटा बताता है कि पूरे 61 लाख लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से रातों रात गायब कर दिए गए। 61 लाख! ये राज्य की कुल वोटिंग आबादी का 8% से भी ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे। दरअसल ये सब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR नाम की एक सरकारी प्रक्रिया के दौरान हुआ। इसका मकसद वोटर्स को समय समय पर वेरीफाई करना होता है, लेकिन 2025-2026 के इस साइकिल में एक बिल्कुल नई चीज जोड़ दी गई, सस्पेक्टेड यानी संदिग्ध नाम की एक कैटेगरी। मतलब जो 61 लाख लोग पूरी तरह डिलीट कर दिए गए वो तो थे ही, उनके अलावा 60 लाख और नागरिकों को इस नई कैटेगरी में डालकर लोकतांत्रिक रूप से अधर में लटका दिया गया। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर और एरर्स। ये सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। इतने बड़े पैमाने पर नामों की जो छटनी हुई है ना, ये किसी इंसान ने बैठकर चेक नहीं की थी, बल्कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया, जिसे ठीक से टेस्ट तक नहीं किया गया था। और इस सॉफ्टवेयर ने लोगों को संदिग्ध क्यों माना? बहुत ही मामूली वजहों से, जैसे नाम की स्पेलिंग में ओ की जगह यू का होना, या दशकों पुराने रिकॉर्ड्स में जेंडर गलत दर्ज होना, या फिर माता पिता और बच्चे की उम्र के बीच दर्ज किया गया अंतर 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा होना। अब बताइए, भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण दस्तावेजों में टाइपिंग मिस्टेक होना बहुत आम बात है, वहां इन छोटी छोटी क्लेरिकल गलतियों के आधार पर लोगों के वोटिंग अधिकार सस्पेंड कर दिए गए। और इस सॉफ्टवेयर पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, इसका सबसे बड़ा सबूत 24 मार्च को मिला। उस दिन एक ऐसी तकनीकी गड़बड़ी हुई जिसने एक ही झटके में पश्चिम बंगाल के 7 करोड़ वोटर्स को सस्पेक्टेड मार्क कर दिया। जी हां, 7 करोड़। इसका मतलब है राज्य का लगभग हर एक वोटर। हालांकि बाद में इसे एक ग्लिच बताकर रिवर्स कर लिया गया, लेकिन जरा सोचिए, इतने संवेदनशील काम के लिए मशीन पर आंख मूंद कर निर्भर होना कितना भारी पड़ सकता है। बात सिर्फ मशीन की गड़बड़ी तक ही सीमित नहीं है। आरोप तो यहां तक हैं कि प्रशासनिक स्तर पर भी आधिकारिक नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। स्थानीय अधिकारियों को कथित तौर पर व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए आदेश दिए जा रहे थे कि वो आधिकारिक डेडलाइन खत्म होने से पहले ही वोटर्स को एब्सेंट मार्क कर दें। मतलब वोटिंग जैसी महत्वपूर्ण चीज के लिए फैसले फॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पर लिए जा रहे थे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, डेमोग्राफिक डेटा और इसके आरोप। जब हम डेटा को खंगालते हैं तो इस रिवीजन के शुरुआती घोषित मकसदों और इसके असली नतीजों में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। राजनीतिक तौर पर कहा यह गया था कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सीमावर्ती इलाकों में अवैध प्रवासियों की पहचान करना है, लेकिन सोर्स डेटा की हकीकत बिल्कुल उलट है। असल में मुस्लिम बहुल सीमावर्ती इलाकों में अनमैप्ड वोटर्स की दर सबसे कम पाई गई। और सबसे ज्यादा दर कहाँ मिली? मतुआ समुदाय के क्षेत्रों में, जो कि मुख्य रूप से हिंदू दलित शरणार्थी हैं। और अगर हम इन्वेस्टिगेटिव डेटा में और गहराई में जाएं, तो कुछ और भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। उदाहरण के लिए कोलकाता पोर्ट इलाके को ही ले लीजिए। वहां कुल मुस्लिम आबादी 50% है, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में उनका हिस्सा 82% है। मेटिया ब्रूज में 60% आबादी है, लेकिन लिस्ट में 87% हिस्सा है। भवानीपुर जैसी जगह में भी, जहां आबादी 20% है, सस्पेक्टेड लिस्ट में 52% मुस्लिम वोटर्स हैं। साफ दिख रहा है कि कुछ विशेष समुदायों का नाम इस लिस्ट में उनकी असली आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा डाला गया है। रानीनगर के बूथ लेवल डेटा को देखेंगे तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली हो जाती है।
एक ही इलाका, एक ही सॉफ्टवेयर, लेकिन कथित तौर पर हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3 वोटर्स को सस्पेक्टेड लिस्ट में डाला गया, जबकि मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा 58 तक पहुंच गया। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे एक ही मशीन एक ही जगह रहने वाले अलग अलग समुदायों के बीच इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। और दोस्तों, इसके राजनीतिक मायने तो बहुत ही बड़े हैं। जो 61 लाख वोटर्स डिलीट किए गए हैं ना, ये संख्या 2021 के राज्य चुनावों में मुख्य पार्टियों यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच जीत के अंतर के लगभग बराबर है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इतने बड़े आंकड़े का किसी भी एक तरफ झुकना चुनाव के पूरे नतीजे पलट सकता है, और इसी वजह से चुनावी धांधली के इतने गंभीर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। चलिए आते हैं चौथे भाग पर, ट्रांसपेरेंसी और कुछ हाई प्रोफाइल मामले। इस सॉफ्टवेयर की छटनी की नज़र से कोई भी नहीं बच पाया। समाज का कोई तबका अछूता नहीं रहा। मोहम्मद दुआली अली, जो कि एक कारगिल युद्ध के वेटरन हैं और जिनकी असली तस्वीरें उनके मेडल्स के साथ मीडिया में आ चुकी हैं, वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, राज्य के कई मंत्री और तो और वो बूथ लेवल ऑफिसर्स जो खुद इस लिस्ट को वेरीफाई कर रहे थे, इन सभी के नाम या तो सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिए गए या सीधे डिलीट कर दिए गए। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस मुंशी के इस बयान से समझा जा सकता है। जब उनका वोटिंग अधिकार अचानक छिन गया तो उन्होंने इसे बेहद अपमानजनक और दर्दनाक बताया। अब आप खुद सोचिए, अगर एक पूर्व जज को अपना हक साबित करने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, तो एक आम इंसान जिसके पास न तो कोई लीगल जानकारी है और न ही मीडिया तक पहुंच, वो बेचारी जनता क्या करेगी? और विवाद यहीं खत्म नहीं होता। राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से एक और बड़ा आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि एक तरफ तो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की गलतियों की वजह से 61 लाख स्थानीय और असली नागरिकों के नाम सिस्टमैटिक तरीके से काटे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बाहरी राज्यों के लोगों के एक ही दिन में 30,000 फॉर्म 6 एप्लीकेशंस अवैध रूप से सिस्टम में डाले जा रहे हैं। और जब बात पारदर्शिता की आती है तो चुनाव अधिकारियों का रवैया भी काफी निराशाजनक रहा। जो फाइनल वोटर लिस्ट उन्होंने पब्लिश की वो 228 MB की भारी भरकम PDF फाइल्स थी, जिन्हें सर्च भी नहीं किया जा सकता था। ऊपर से उनमें कैप्चा भी लगा दिए गए। आम इंसान तो छोड़िए, एक्सपर्ट्स के लिए भी इस डेटा का विश्लेषण करना लगभग असंभव हो गया था। आखिर में कुछ स्वतंत्र न्यूज टीमों को इस डेटा को मैन्युअली डिजिटाइज करके जनता के लिए उपलब्ध कराना पड़ा। आइए अब आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर चलते हैं, अपना वोटर स्टेटस चेक करना। देखिए, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन सोर्स मटेरियल हर नागरिक से तुरंत एक्शन लेने की अपील करता है। अगर आप प्रभावित हैं तो ये 3 स्टेप्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, ECI पोर्टल पर जाएं और बूथ वाइज लिस्ट में अपना नाम खोजें। दूसरा, अगर आपका नाम डिलीट कर दिया गया है तो तुरंत ECI नेट पोर्टल पर जाएं। और तीसरा, अपने स्थानीय SDM या DM के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन आधिकारिक अपील दायर करें। यह आपका हक है और इसे बचाने के लिए आपको सक्रिय होना ही पड़ेगा। लेकिन सच कहूं तो यहां सिस्टम की रफ्तार बहुत ही चिंताजनक है। जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 27 लाख से ज्यादा डिलीटेड वोटर्स ने फिर से नाम जुड़वाने के लिए अपील की है, और अब तक कितनी सुनवाई पूरी हुई है? सिर्फ 2। जी हां, सिर्फ 2 लोगों की ट्रिब्यूनल सुनवाई पूरी हो पाई है। ये आंकड़ा ही सिस्टम की धीमी गति और आम लोगों की परेशानी को साफ साफ बयां कर देता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गंभीर चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जब बिना टेस्ट किए गए कंप्यूटर एल्गोरिदम ये तय करने लगे कि कौन वोट देगा और कौन नहीं, तो लोकतंत्र में जवाबदेही किसकी रह जाती है? ये तकनीक और हमारे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच के नाजुक संतुलन का एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, इस सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है?